हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो हिस्ट्री विषय से तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। और आज का जो टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है टोटलिटेरियनिज्म और नाजिज्म और फासिज्म, यानी संपूर्णतावाद, नाजीवाद और फाजीवाद। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अदर स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आपके जो टॉपिक्स हैं उनको सर्च कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। तो सारी क्लासेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी और बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में टोटलिटेरियनिज्म, नाजिज्म और फासिज्म, संपूर्णतावाद, नाजीवाद और फाजीवाद के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। ग्रेजुएट लेवल के सिलेबस में आपके दे रखा है। पीजी लेवल का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हमने करा दिया है, तो वो सारी क्लासेज आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संपूर्णतावाद क्या है, टोटलिटेरियनिज्म क्या है। तो टोटलिटेरियनिज्म जो है उसको संपूर्णतावाद जिसके रूप में हम जानते हैं, तो संपूर्णतावाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें राज्य का नियंत्रण नागरिकों के जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है। यानी ऐसी व्यवस्था, विश्व में ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई राज्य है, उस राज्य के नागरिकों के जीवन के प्रत्येक पहलू पर उस राज्य का नियंत्रण हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था, शिक्षा, धर्म, यहाँ तक कि निजी जीवन पर भी राज्य का अधिकार हो। तो एक तरह से हम संपूर्णतावाद कह सकते हैं कि तानाशाही व्यवस्था का एक रूप हो सकता है ये, तो कि भाई पूरी तरह से जो उसके राज्य के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले नागरिक हैं उन पर पूरा अधिकार, यानी जो भी नागरिक कोई भी कार्य करेंगे तो वो बिना उनकी अनुमति के नहीं करेंगे। उसी को हम क्या कह रहे हैं, संपूर्णतावाद। इसमें एक व्यक्ति या एक पार्टी निरंकुश सत्ता के साथ शासन करती है, तो संपूर्णतावाद जो है वो निरंकुश विचारधारा को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? निरंकुश विचारधारा को ये बढ़ावा देता है। संपूर्णतावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? संपूर्णतावाद की प्रमुख विशेषता है एक दलीय शासन प्रणाली। देखो, मैं अभी बता रहा था इसमें कि एक व्यक्ति या एक पार्टी निरंकुश सत्ता के साथ शासन करती है। तो अगर एक पार्टी की बात करें, जैसे वर्तमान में अगर आप देखो तो चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर इसी तरह का शासन पाया जाता है। एक दलीय शासन प्रणाली में केवल एक राजनीतिक दल को मान्यता होती है, शेष सभी दलों को अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो यह है संपूर्णतावाद की पहली विशेषता है। इसमें क्या होगा कि एक दल जो है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर देगा, बाकी के जो दल हैं वहाँ पर उनको अवैध घोषित कर देंगे। तो लोकतांत्रिक विचारधारा और जो आम जन की जो शासन में सहयोगिता है वहाँ उसकी सारी संभावना क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। दूसरी जो विशेषता है प्रचार और मीडिया पर नियंत्रण। प्रचार और मीडिया पर नियंत्रण, देखिए राज्य प्रचार तंत्र के माध्यम से लोगों की सोच और भावनाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। रेडियो, समाचार पत्र, शिक्षा आदि का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो राज्य अपने नागरिकों को नियंत्रण रखना चाहता है वो अपने नागरिकों को वही चीज दिखाता है जो वो चाहता है। यानी ऐसी कोई चीज नहीं दिखाएगा जिससे कि जनता में सरकार के प्रति या उस शासक के प्रति या उस पार्टी के प्रति क्या हो, विरोधी भावना उत्पन्न हो। तो संपूर्णतावाद का दूसरा ही विशेषता है प्रचार और मीडिया पर नियंत्रण। तीसरी जो विशेषता है वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। देखो, हम अभी बात कर रहे थे कि जब संपूर्ण किसी भी नागरिक की संपूर्ण क्रियाओं पर, निजी जीवन पर भी यदि राज्य का नियंत्रण है तो वहां पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तो बात ही नहीं की जा सकती। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। एक तरह से कह सकते हो आप सरकार के खिलाफ या राज्य के खिलाफ या शासक के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। बस राज्य जो चाहेगा वही काम आपको करना होगा, उसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं कह सकते। चौथी है गुप्त पुलिस बल का संचालन। गुप्त पुलिस बल का संचालन, नागरिकों पर निगरानी रखने के लिए खुफिया पुलिस, जैसे जर्मनी में गेस्टापो और सोवियत संघ में एनकेवीडी आदि का उपयोग किया गया। तो देखिए, जो गुप्त पुलिस बल है वो ये जानकारी रखता है कि जनता में राज्य के प्रति विरोधाभास तो नहीं है,
तो जर्मनी में किस नाम से था? गेस्टापो नाम से। सोवियत संघ में एनकेवीडी नाम से गुप्त पुलिस बल बनाया गया। पांचवी विशेषता है चरम राष्ट्रवाद। राष्ट्र को सर्वोच्च माना जाता है और उसकी आलोचना को अपराध समझा जाता है। यानी कि संपूर्णतावाद में राष्ट्रवाद को सर्वोच्च माना जाएगा, राष्ट्र को ही सर्वोच्च माना जाएगा। यदि उसकी कोई बुराई करता है तो उसको अपराधी माना जाएगा और उसको सजा दी जाती है। ऐसा बहुत सारे देशों में आज भी होता है। छठवीं विशेषता है विरोधियों का दमन। अब देखिए, राजनीतिक विरोधियों, अल्पसंख्यकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों का दमन और हत्याएं की जाती हैं। यानी यदि कोई राज्य का विरोध करता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो कोई बुद्धिजीवी हो, तो उनको क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। आप देख सकते हो कि भाई बलूचिस्तान में जो है नेताओं को पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको गायब कर देती है, उनको मार देती है। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया में होता है, ऐसे अफगानिस्तान में होता है। इसी तरीके से जहाँ पर राष्ट्रवाद की विचारधारा सर्वोच्च होती है वहां पर यही गुण पाया जाता है। तो ये कौन विशेषता है? विरोधियों का दमन। तो ये संपूर्णतावाद की क्या है? प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं नाजीवाद। नाजिज्म जर्मनी में संपूर्णतावाद का रूप। अब देखिए, संपूर्णतावाद कहीं ना कहीं निरंकुश शासन को क्या देता है? बढ़ावा देता है। तो जर्मनी में जो निरंकुश शासक बना, उस निरंकुश शासन की विचारधारा को कहा गया नाजीवाद। क्या नाम दिया गया? नाजीवाद। तो नाजीवाद जर्मनी में विकसित एक चरम राष्ट्रवादी और नस्लवादी विचारधारा है। यानी एक नस्ल के आधार पर, राष्ट्रवाद की विचारधारा के आधार पर एक सोच विकसित हुई जिसे जर्मनी में क्या कहा गया? नाजीवाद कहा गया, जिसकी स्थापना एडोल्फ हिटलर ने की। नाजीवाद की स्थापना किसने की? एडोल्फ हिटलर ने। यह विचारधारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई राजनीतिक आर्थिक अस्थिरता की पृष्ठभूमि में विकसित हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो राजनीतिक आर्थिक अस्थिरता आई, उसके बाद एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में नाजीवाद की क्या की? स्थापना की। और निरंकुश शासन की क्या की? स्थापना की। राष्ट्रवाद को क्या दिया? बढ़ावा दिया। और उसने जनता को ये एहसास दिलाया कि भाई जर्मनी को हमें विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। इसका मुख्य आधार क्या है? नाजी पार्टी। देखिए, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी की स्थापना 1919 में हुई। 1925 में हिटलर ने मीन काम्प पुस्तक में अपने विचार प्रस्तुत किए। तो ये मीन काम्प पुस्तक किसने लिखी है? हिटलर ने लिखी है 1925 में। और इसने अपने विचार प्रस्तुत किए जो नाजीवाद को क्या देती हैं? बढ़ावा देती थी। और इसके लिए नाजी पार्टी की स्थापना की गई थी 1919 में। नाजीवाद की मुख्य विचारधाराएं क्या हैं? नाजीवाद की मुख्य विचारधारा थी कि आर्य जाति श्रेष्ठ है। यानी हिटलर जो था वो स्वयं को क्या मानता था? आर्य मानता था। तो हिटलर ने आर्यों को शुद्ध और श्रेष्ठ जाति माना और यहूदियों को हीन और नष्ट करने योग्य माना। तो उसने यहूदियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार भी किए, उनका नरसंहार किया गया। तो हिटलर कहता था कि भाई आर्य जाति जो है वो दुनिया की क्या है? सर्वश्रेष्ठ जाति है। दूसरा, हिटलर ने यहूदियों का विरोध किया, एंटी सेमिटिज्म। यहूदी व्यापारियों, बुद्धिजीवियों को आर्थिक संकट का कारण ठहराया गया। हिटलर ने कहा कि जो यहूदी व्यापारी हैं, यहूदी बुद्धिजीवी हैं, वो जर्मनी के आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार हैं। वर्साय संधि का विरोध किया हिटलर ने। 1919 की संधि को जर्मनी की गरिमा के विरुद्ध बताया गया। और ये जो वर्साय संधि थी, अगर एक तरह से देखा जाए तो वास्तव में जर्मनी की गरिमा के विरुद्ध थी और इसका रोष जो है जर्मनी के लोगों में व्याप्त था। और इसीलिए हिटलर जो है वो जर्मनी में क्या करता है? अपनी विचारधारा को प्रसारित करता है और नाजीवाद की विचारधारा को बहुत ज़्यादा फैला देता है। और अंतिम रूप से हिटलर जो है वो नाजीवाद की विचारधारा को स्थापित कर अपनी पार्टी के माध्यम से हिटलर जो है जर्मनी का शासक बन जाता है। आगे हम बात करें तो नाजीवादी जो विचारधारा थी वह साम्यवाद और लोकतंत्र का क्या करती थी? विरोध करती थी। इन्होंने राष्ट्र के लिए साम्यवाद और लोकतंत्र को क्या माना? खतरा माना और खतरा बताया। और उन्होंने कहा कि भाई यदि हम अपनी विचारधारा के आधार पर, एक नस्ली विचारधारा के आधार पर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो जर्मनी को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना सकते हैं। पांचवी जो विचारधारा है चरम सैन्यवाद और विस्तारवाद। लेवेंसराम अर्थात जीवन क्षेत्र की मांग, पूर्वी यूरोप को जीतकर जर्मनी को बसाना। तो हिटलर चाहता था
कि भाई चरम सैन्यवाद होना चाहिए और जर्मनी का इतना विस्तार कर देना चाहिए कि जर्मनी विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र बन जाए। तो इस उद्देश्य के लिए उसने पूर्वी यूरोप को जीतकर जर्मनी को बड़ा बनाने की सोची। प्रचार का गहन उपयोग। जोसेफ गोयबल्स के नेतृत्व में प्रचार मंत्रालय ने जनता को प्रभावित करने का क्या किया, कार्य किया और नाजीवादी जो विचारधारा थी उसमें पूरे देश में इसने अपनी विचारधारा को फैलाया। और महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो युवा वर्ग था वो बहुत ज़्यादा हिटलर से प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के कारण वो लगातार हिटलर से क्या हो गए, जुड़ते चले गए और एक बड़ी सेना का क्या हुआ, निर्माण हुआ और नाजीवादी विचारधारा जो है वो पूरे जर्मनी में फैल जाती है। आगे हम बात करें प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो देखिए 1933 में हिटलर चांसलर बनता है और जल्द ही वह पूर्ण तरह से क्या बन जाता है, तानाशाह बन जाता है। 1935 में नुरेमबर्ग कानून आता है, यहूदियों के अधिकार क्या कर दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई नुरेमबर्ग जो कानून है वो कब आता है, 1935 में। 1938 में क्रिस्टल नाइट यूनानी दुकानों और पूजा स्थलों पर क्या किए जाते हैं, हमले किए जाते हैं। और 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है और यही पोलैंड पर आक्रमण जर्मनी की सबसे बड़ी भूल साबित होता है और द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण जो था वो एडोल्फ हिटलर था, उसकी साम्राज्यवादी नीति थी, विस्तारवादी नीति थी। अब हम बात करते हैं फाजीवाद की, फासिज्म की। इटली में संपूर्णतावाद का एक रूप है। फाजीवाद क्या है, इटली में संपूर्णतावाद निरंकुश शासन को क्या करेगा, बढ़ावा देगा और नागरिकों के जीवन पर नियंत्रण रखने को क्या करेगा, प्रयासरत रहेगा और अपने अनुसार जो है वो नागरिकों को डालने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो जर्मनी में नाजीवाद के रूप में ऐसा हुआ और इटली में फाजीवाद के रूप में इस तरह की घटना होती है। फाजीवाद का विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में हुआ। इसके जनक बेनिटो मुसोलिनी थे। कौन थे, बेनिटो मुसोलिनी थे। इन्होंने 1919 में फैसी डी कॉम्बैटिमेंटो नामक एक संगठन की स्थापना की। तो बेनिटो मुसोलिनी ने 1919 में फैसी डी कॉम्बैटिमोमेंटो नामक संगठन की क्या की, स्थापना की और इन्होंने अपने कुछ सिद्धांत बनाए और विशेषताएं बताई। देखिए इनके सिद्धांत के अनुसार, फाजीवाद के सिद्धांत के अनुसार राज्य सर्वोपरि है, व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के अधीन होता है। फाजीवाद की विचारधारा क्या है, फाजीवादी विचारधारा कहती है कि भाई राज्य, अब देखो संपूर्णतावाद में तो यही है कि राज्य को क्या माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है और उसमें रहने वाले नागरिकों को राज्य के अधीन माना गया है। तो ऐसी ही फाजीवाद में है। फाजीवाद में इटली में ये कहा गया कि राज्य सर्वोपरि है और व्यक्ति का अस्तित्व क्या है, राज्य के क्या होता है, अधीन होता है। नेक्स्ट है लोकतंत्र और समाजवाद का विरोध। इससे कमजोर और अराजकता फैलाने वाला सिद्ध किया गया। तो फाजीवादी विचारधारा में ये कहा गया कि लोकतंत्र और समाजवाद जो है वह कमजोर होता है और इससे अराजकता फैलती है और कोई भी देश की तरक्की नहीं होती है। इसीलिए फाजीवादी विचारधारा को प्रसारित वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा किया गया। तीसरा सैन्यवाद, सैन्य बल को महत्वपूर्ण बताया गया। सैन्य बल को क्या है, महत्वपूर्ण बताया। अगर हमारे पास सैन्य बल होगा तो हम दुनिया को भी क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, अन्य देशों को भी क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। हमारे लिए कोई भी आंख उठाकर नहीं बोल सकता। चौथा है राष्ट्रीय गौरव का प्रचार। राष्ट्रीय गौरव का प्रचार, प्राचीन रोम के साम्राज्य की पुनर्स्थापना का लक्ष्य रखा गया। देखिए प्राचीन समय में रोम साम्राज्य जो था वो बहुत बड़े क्षेत्र पर क्या करता था, राज्य करता था और एक प्रतिष्ठित साम्राज्य था। तो इटली में इस सपने को दिखाया गया कि हम दोबारा से रोमन साम्राज्य को क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। पांचवी जो विशेषता है, प्रचार का इस्तेमाल, प्रेस, शिक्षा और प्रचार के माध्यमों पर नियंत्रण रखा गया और लोगों को वही बताया गया जो राज्य बताना चाहता था। और छठवां है श्रमिक आंदोलन का दमन, ट्रेड यूनियन और साम्यवादियों को खत्म कर दिया गया। यानी उनको जो भी मतलब विरोधी भावना वाले व्यक्ति थे, विरोधी विचारधारा वाले व्यक्ति थे, उन सभी को क्या कर दिया गया, मार दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब हम बात करें प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो 1922 में मार्च टू रोम, मुसोलिनी सत्ता में आया। 1922 में मार्च टू रोम की घटना होती है और जिससे मुसोलिनी क्या होता है, सत्ता में आता है। 1925 में मुसोलिनी ने तानाशाही शासन क्या किया, स्थापित किया। 1935 में इथोपिया पर आक्रमण किया और साम्राज्य विस्तार का क्या किया, प्रयास किया। और 1939 में नाजी जर्मनी के साथ संधि की और रोम बर्लिन धुरी एक्सिस पावर राष्ट्र का क्या किया,
गठबंधन को बनाया, एक्सेस पावर धुरी राष्ट्रों का निर्माण किया, रोम बर्लिन धुरी। तो नाजी के साथ जो समझौता है वो कब होता है? द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही उनका समझौता होता है, और समझौता होता है रोम बर्लिन धुरी, एक्सेस पावर जो है धुरी राष्ट्रों का क्या होता है? निर्माण होता है। अब हम देखिए नाजीवाद और फाजीवाद की क्या करें, तुलना करें। देखिए नाजीवाद का जो नेता है वह है हिटलर, और फाजीवाद का नेता है मुसोलिनी। नाजीवाद का उद्गम देश है जर्मनी, फाजीवाद का उद्गम देश है इटली। नाजीवाद के प्रमुख विचार हैं नस्लवादी विचार रखने वाले लोगों को क्या किया गया? श्रेष्ठ माना गया, आर्यों को श्रेष्ठ माना गया, और यहूदी विरोधी जो है भावनाएं प्रदर्शित की गई, यहूदियों का नरसंहार किया गया। फाजीवाद में राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया गया और सैन्य संगठन को महत्वपूर्ण बताया गया। जातिवाद मुख्य तत्व है नाजीवाद में, और फाजीवाद में जातिवाद को कोई महत्व नहीं दिया। यहूदी विरोध मुख्य रूप से नाजीवाद में यहूदियों का विरोध किया गया, जबकि फाजीवाद में यहूदियों का विरोध नहीं किया गया। ये एक प्रमुख अंतर है। प्रचार में अत्यधिक नियोजित तरीके से प्रचार किया गया, और प्रचार फाजीवाद में नियंत्रित था लेकिन सीमित रूप से प्रचार किया गया। विस्तारवादी लेवेंसाम की नीति के तहत विस्तार किया गया, और रोमन साम्राज्य की पुनर्स्थापना के तहत ये विस्तारवादी नीति पर इन्होंने क्या किया? कार्य किया। इटली में फाजीवाद की क्या हुई? स्थापना हुई। अब हम बात करते हैं संपूर्णतावाद के प्रभाव क्या हुए। देखिए संपूर्णतावाद के सामाजिक प्रभाव क्या पड़े? अल्पसंख्यकों, यहूदियों और रोम समुदायों का नरसंहार किया गया। प्रेस और शिक्षा पर क्या रखा गया? नियंत्रण रखा गया। राजनीतिक प्रभाव क्या हुए? लोकतंत्र को नष्ट किया गया, तानाशाही और हिंसात्मक शासन की क्या की गई? स्थापना की गई। तो ये राजनीतिक प्रभाव पड़ा। और संपूर्णतावाद तो अपने आप में ही क्या है? निरंकुश शासन को क्या देता है? बढ़ावा देता है। आगे हम बात करें वैश्विक प्रभाव क्या पड़े, तो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण कहीं न कहीं नाजीवाद होता है, और वो क्या है? संपूर्णतावाद का ही रूप है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है, स्थापना का कारण भी किसके कारण होता है? संपूर्णतावाद के कारण होता है। मानव अधिकारों के प्रति वैश्विक चेतना का क्या होता है? विकास होता है। मानव अधिकारों की स्थापना की जाती है 10 दिसंबर 1948 को। मानव अधिकारों की घोषणा पत्र को क्या है? पूरे विश्व में संचालित किया जाता है। तो कहीं न कहीं ये संपूर्णतावाद का ही परिणाम था, क्योंकि संपूर्णतावाद जो है वो मानव के जीवन पर नियंत्रण रखना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मानव अधिकारों के प्रति वैश्विक चेतना का क्या होता है? विकास होता है। अब हम बात करें नाजीवाद, फाजीवाद और संपूर्णतावाद के प्रभाव। लोकतंत्र का ह्रास होता है, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होता है, मानव अधिकारों का हनन होता है, यहूदियों का नरसंहार होता है जिसे हॉलोकॉस्ट नाम से जाना जाता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का क्या बनता है? ये प्रेरणा बनता है संपूर्णतावाद। संपूर्णतावाद के उदय के क्या कारण रहे थे? देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दुष्परिणाम के कारण संपूर्णतावाद का उदय होता है। युद्ध के बाद जर्मनी, इटली, रूस जैसे देशों में राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, आर्थिक संकट आ जाता है, और सामाजिक अव्यवस्था व्याप्त हो जाती है, जिसके कारण कहीं न कहीं संपूर्णतावाद की यानी सोच जो है वो लोगों के दिमाग में क्या होती है? विकसित होती है। जर्मनी को वर्साई की संधि में कठोर दंड दिया जाता है, जिससे वहाँ पर घोर रूप से क्या हो जाता है? असंतोष फैल जाता है जर्मनी में, जिसके कारण वर्साई की संधि के कारण जो है वह संपूर्णतावाद को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। अब हम बात करें लोकतांत्रिक सरकारों की असफलता के कारण भी संपूर्णतावाद को बढ़ावा मिला। वीमर गणराज्य जर्मनी और इटली की संसदीय सरकारें जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, जिससे कि तानाशाही की ओर क्या होती है? जो आने वाला समय है वो अग्रसर होता है। इससे लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया और वे सशक्त नेतृत्व की ओर आकर्षित होते हैं। तो यह विचारधारा भी क्या है? यानी लोकतंत्र की असफलता भी संपूर्णतावाद के उदय का क्या बनी? कारण बनी। तीसरा जो कारण है वैश्विक आर्थिक संकट 1929। अमेरिकी शेयर बाजार के पतन से आई मंदी ने जर्मनी और इटली की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया। बेरोजगारी, भुखमरी और हताशा ने तानाशाही को क्या दिया? जन्म दिया। तो वैश्विक आर्थिक संकट भी संपूर्णतावाद के उदय का क्या बनते हैं? कारण बनते हैं। चौथी है राष्ट्रवादी और सैन्यवादी भावना। राष्ट्रवादी और सैन्यवादी भावना। जनता में राष्ट्र की खोई हुई गरिमा को पुनः प्राप्त करने की इच्छा जाग जाती है, और नाजी और फाजीवाद नेताओं ने इस भावना को और ज़्यादा भड़काया कि हम जर्मनी को और इटली को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बना देंगे। तो उसके कारण भी
संपूर्णतावाद की विचारधारा का उदय होता है, निरंकुश शासन का उदय होता है। प्रचार और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। देखिए, हिटलर और मुसोलिनी ने रेडियो, सिनेमा, पोस्टर, शिक्षा आदि के माध्यम से जनता को अपनी विचारधारा से प्रभावित किया। जनता आकर्षित हुई, जिसके कारण ये विचारधारा क्या हुई, फैली। और जब ये विचारधारा फैली तो लोग जो है इनके साथ जुड़ने लग गए। गेबेल्स जैसे प्रचार मंत्रियों ने जनता की सोच को पूरी तरह से क्या कर दिया, बदल दिया। अब हम बात करते हैं नाजीवाद का यहूदियों पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, होलोकॉस्ट होलोकॉस्ट घटना जो है, नाजी शासन द्वारा यहूदियों, रोम समुदाय, विकलांगों, समलैंगिकों आदि को क्या कर दिया गया, नरसंहार कर दिया गया। लगभग 60 लाख यहूदी मारे गए। नाजी शिविरों जैसे ऑस्टिड, डचाउ, ट्रेबलिंका आदि में गैस चैम्बर और मजदूरी के नाम पर नरसंहार किया गया। यानी बड़े बड़े मतलब जो गोदाम थे उनमें बंद कर दिया गया और गैस छोड़कर उन सबको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। तो यह हिटलर का बहुत बड़ा नरसंहार था और बहुत यहूदियों को बहुत बुरी तरह से उन्होंने क्या कर रहा है, मारना शुरू कर दिया। इसका प्रभाव यह पड़ा कि यह मानव इतिहास की सबसे भीषण त्रासदी थी, जिसमें यहूदियों को मार दिया गया। 60 लाख लोगों को किसी तानाशाह ने मार दिया। इससे मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दिशा में वैश्विक स्तर पर चेतना आई। तो विश्व स्तर पर यह सोचा गया कि भाई अगर इसी तरह से चलता रहा, निरंकुश शासन होते रहे, तो कहीं ना कहीं मानव अधिकारों की सुरक्षा करना क्या है, बहुत जरूरी है। तो मानव अधिकारों का घोषणा पत्र तभी जो विचारधारा है उसको सोचा गया और बाद में वह मानव अधिकार के रूप में, घोषणा पत्र के रूप में हमारे सामने, विश्व के सामने आया और संयुक्त राष्ट्र संघ उनकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। अब हम बात करते हैं फाजीवादी शासन का समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा इटली में। तो देखिए, शिक्षा का राजनीतिकरण किया गया। स्कूलों में बच्चों को मुसोलिनी की विचारधारा पढ़ाई जाती थी। फाजीवादी विचारधारा में क्या हुआ, जो स्कूलों में बच्चे जाते थे तो उनको किसकी विचारधारा पढ़ाते थे, मुसोलिनी की। महिलाओं की भूमिका सीमित हो गई, उन्हें घरेलू जीवन तक सीमित कर दिया गया। कला और साहित्य पर सेंसरशिप, यानी केवल वही रचनाएं स्वीकृत थीं जो राष्ट्रवादी भावनाओं को क्या देती थी, बढ़ावा देती थी। तो ये कहीं ना कहीं किसको, निरंकुश शासन को क्या कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे। नाजीवाद और फाजीवाद की अंतर्राष्ट्रीय नीतियां क्या थी। आक्रामक विदेशी नीति, ये इन दोनों की जो कुछ समानताएं थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये दोनों ही क्या थे, आक्रामक विदेश नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य का क्या करना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे। हिटलर और मुसोलिनी दोनों ने युद्ध और सैन्य शक्ति के माध्यम से अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। दूसरी जो नीति थी, सैन्य गठबंधन। 1936 में रोम बर्लिन धुरी गठबंधन किया गया। 1939 में पैक्ट ऑफ स्टील, जर्मनी और इटली के बीच सैन्य समझौता हुआ। और 1940 में ट्राईपार्टिट पैक्ट, त्रैफ पक्ष ट्राईपार्टिट पैक्ट हुआ जर्मनी, इटली और जापान के बीच। तो सैन्य गठबंधन को क्या दिया गया, इन्होंने बढ़ावा दिया। आगे हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद एक वैश्विक संस्था की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है। तो 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं संपूर्णतावाद के विरुद्ध क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहली प्रक्रिया होती है लोकतांत्रिक देशों की प्रक्रिया। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने हिटलर मुसोलिनी की विस्तारवादी नीति का पहले विरोध नहीं किया, जिसे अपीसमेंट पॉलिसी कहा गया। क्या कहा गया, अपीसमेंट पॉलिसी कहा गया। द्वितीय विश्व युद्ध होता है, हिटलर द्वारा पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को आक्रमण कर दिया जाता है। इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस ने युद्ध की क्या कर दी, घोषणा कर दी। अंततः यह तानाशाही के विरुद्ध लोकतांत्रिक शक्तियों की क्या निर्णायक लड़ाई बनी और हिटलर की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। युद्ध की स्थिति के बारे में बात करें तो नाजी नेताओं पर न्यूरेमबर्ग ट्रायल में मुकदमा चला। फाजीवादी शासन का अंत हुआ। इटली और जर्मनी में लोकतंत्र की क्या हो जाती है, पुनः स्थापना हो जाती है। तो एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो नाजीवाद और फाजीवाद दोनों क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। नाजी नेताओं पर न्यूरेमबर्ग जो ट्रायल कोर्ट था उसमें क्या चलता है, मुकदमा चलता है। अब हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो मीन काम्प जो पुस्तक है वो किसने लिखी, एडोल्फ हिटलर ने। गैस्टेपो क्या था, गैस्टेपो जर्मनी की गुप्त पुलिस थी। अच्छा, नाजी पार्टी का चिन्ह क्या था, नाजी पार्टी का चिन्ह था स्वास्तिक।
तो देखिए स्वास्थ्य चिन्ह कैसा होता है, इस तरह का जो चिन्ह है वह स्वास्थ्य चिन्ह था, तो ये नाजी पार्टी ने स्वास्थ्य चिन्ह बनाया। फाजीवाद का जनक कौन था, बेनिटो मुसोलिनी। और लेबेन श्रम का अर्थ क्या है, जीवन क्षेत्र। लेबेन श्रम का अर्थ क्या है, जीवन क्षेत्र। होलोकास्ट में किस जाति का नरसंहार हुआ, यहूदियों का नरसंहार हुआ। तो ये किसने किया था, हिटलर ने किया था, और अंत में हिटलर को इसी बात की सजा मिलती है। पैक्ट ऑफ स्टील किसके बीच हुआ था, जर्मनी और इटली के बीच। और ट्राईपार्टिट पैक्ट में कौन शामिल थे, जर्मनी, इटली और जापान। कौन शामिल थे, जर्मनी, इटली और जापान। अब हम शॉर्ट रूप में इसका रिवीजन करें तो संपूर्णतावाद कहाँ कहाँ पर प्रचारित होता है और आगे बढ़ता है, जर्मनी, इटली और रूस में। इसके प्रमुख नेता कौन थे, हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन। विशेषताएं क्या है, व्यक्तिगत क्षमता का दमन किया जाता है और प्रचार पर नियंत्रण रखा जाता है। नाजीवाद कहाँ जन्म लेता है, जर्मनी में। इसके प्रमुख नेता कौन है, हिटलर है, और आर्य को श्रेष्ठ बताते हैं, यहूदियों का विरोध किया जाता है, सैन्यवाद पर बल दिया जाता है। फाजीवाद कहाँ विकसित होता है, इटली में। इसके प्रमुख नेता कौन है, मुसोलिनी, और राष्ट्र को सर्वोपरि माना गया, सैन्यवाद को बढ़ावा दिया गया, और तानाशाही शासन को क्या माना गया, श्रेष्ठ माना गया। तो इस तरह से हमने दोस्तों संपूर्णतावाद, नाजीवाद, फाजीवाद के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ईयर हिस्ट्री से तैयारी करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कई सारी क्लासेज हम ले चुके हैं, इन क्लासेस को आप जरूर देखिए। निश्चित रूप से इन क्लासेस के माध्यम से आपको लाभ होगा। यदि आप लेक्चरर हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो अन्य क्लासेस को आप देख सकते हो। और साइंस एंड टेक की क्लासेज हैं, वो बहुत सारी क्लासेस हमने ले चुकी हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो। तो ये सारी क्लासेज जो है वो आपको धीरे धीरे क्या है, हम लगातार क्लासेस डालते जा रहे हैं, तो आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री मिलती जा रही है। अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। यदि आपका कोई कमेंट है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करिए, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई कितने स्टूडेंट इसको सक्रियता से देख रहे हैं और कितने लोगों को आपको क्लास अच्छी लगी, बुरी लगी। जैसी भी आपको ये क्लास अच्छी लगी, जिस तरह की ये क्लास लगती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।